तो रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पे खड़ी है, क्योंकि ये अब क्या हो रहा है कि 2 बार शांति वार्ता हुई है दोनों देशों में, लेकिन दोनों बार जब शांति वार्ता के अगले ही दिन यूक्रेन ने रूस पर बहुत ही डेडली अटैक किया। और उसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता है नहीं। ऐसी ऐसी शर्तें उन्होंने रखी हैं जो शर्तें कभी भी यूक्रेन को मंजूर होगा नहीं, और ये युद्ध खत्म होगा नहीं, और ये युद्ध खत्म नहीं होगा तो युद्ध आगे बढ़ेगा। कहाँ जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो जा ही रहा है, दिख रहा है लोगों को, दिख रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पंकज, एक लोग जो वैसे विश्लेषक का ये कहना है कि अभी जो एडवांटेज है, चूंकि जो पिछले 2 अटैक किए हैं यूक्रेन ने रशिया को, बड़े डेडली किए हैं, बड़े प्लानिंग के साथ किए हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक में तो उन्होंने उनके 40,000 जंगी जहाज़ों को तबाह कर दिया। दूसरी बार में क्रीमिया का वो पुल को गिराया जो रशिया और क्रीमिया को जोड़ने वाला चीज़ है। क्रीमिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2014 में यूक्रेन से रूस ने छीन लिया था, और अब रूस ये कहता है, यूक्रेन को कह रहा है कि इसको आधिकारिक तौर पर इसको मान लो कि ये रूस का पार्ट है। नेस्ट्रोडामस ने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी, वो भविष्यवक्ता की तरीके से देखी जाती है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा। अब उसकी आहट महसूस होने लगी। हम देख रहे हैं लगातार रूस, यूक्रेन, उससे पहले इजराइल हमास, किस तरह से वो रहा, गजा, और भारत पाकिस्तान ने भी तनाव वो देखा है। तो वो तो कहीं ना कहीं सच होती साबित हो रही है। और जिस बात का आपने जिक्र किया, क्रीमिया का आपने जिक्र किया, तो ये जो पुल आपने बताया, 1100 किलो विस्फोट से हमने उड़ा दिया उस पुल को, और पहली बार हमला नहीं किया, 3 बार। और ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं यूक्रेन की, SBU, उन्होंने ये दावा किया था। तो देखिए, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि रूस का ही हिस्सा था यूक्रेन, और यूक्रेन को चूंकि सपोर्ट है, आपको पता है किस तरह का सपोर्ट है उनको, पूरा NATO और यूरोप, पूरा यूरोपियन यूनियन, सब अमेरिका समेत। तो रशिया एक बड़ी पावर, रूस एक बड़ी पावर है। और रूस ने इतना सारा, जब USSR हुआ करता था, किस तरह से छिटकते चले गए सारे के सारे, वो जो कंट्रीज हैं उसी का पार्ट था। और वो कहीं ना कहीं वो है। और पुतिन जो है वो किसी से भी लोहा लेने को तैयार रहते हैं। तो ये तो देखिए, यूक्रेन और रूस, आप कह रहे हैं कि बंद नहीं होगा, तो वो यूक्रेन चूंकि सपोर्ट इतना पा रहा है बाहर के देशों से, यूरोपियन यूनियन से, और बिल्कुल जो सीमा लगे देश हैं वो भी एक तरह से शील्ड का काम कर रहे हैं। हथियार जो है वो सप्लाई हो रहे हैं बाकायदा। तो शायद ये कॉन्फिडेंस जो है इसलिए यूक्रेन के पास आता है। लेकिन इससे आम जनजीवन वो अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरी दुनिया में अशांति फैली रहती है। जब रूस जैसी बड़ी पावर अगर ऐलान जंग छेड़ देती है, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है, और वो हम महसूस कर रहे हैं। हाँ, वो पुतिन साफ साफ कह रहे हैं, ये जो हम जो जिन पे नज़र है, रूस की नज़र है, जो एरिया है, चाहते हैं कि दे दो। वो करीब करीब अभी जो यूक्रेन का है 1/3 पार्ट है, वो है, कहते हैं दे दो, बिना बात का दे दो, युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन क्यों देगा, और यूक्रेन नहीं देगा। अब ये क्या है कि प्रॉब्लम, पुतिन भी जिद पर आ गए हैं, और उनकी जिद की वजह भी तो ये भी नहीं मान रहे। रूसी मिलिट्री ब्लॉगर्स जो हैं वो साफ ये कह रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ, हमारा पुल एकदम सुरक्षित है, उसमें कोई किसी तरह का। और उसमें खतरा ये है रहा कि पुतिन को भी अगर लगता है कि अगर यहाँ पर छोड़ दिया उन्होंने, अगर शांति प्रस्ताव पर अग्री किसी भी तरह से कर जाते हैं, तो इसके बाद तो यूक्रेन जैसा छोटा सा ईगो का सवाल हो गया कि अगर यूक्रेन से 3 साल में युद्ध नहीं जीत पाए, और उनकी शर्तों पर अगर कुछ किस तरह का अगर सीज फायर होता है या आगे लड़ाई रुकती है, तो रूस के लिए आगे फ्यूचर। और मुझे हैरानी की बात धर्मेंद्र इस बात पे भी होती है कि देखिए, तुर्की में दोनों देशों की डेलीगेशन मिला था, बातचीत चल रही है, एक टेबल पे बैठे हैं, दोनों देश के प्रतिनिधि उसमें बैठे हैं, दूसरी तरफ युद्ध रुक नहीं रहा। तो यानी अब जो छेड़ा गया है रूस को, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इसको अंजाम तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, इतनी बड़ी ताकत है। और भले ही यूक्रेन को कितना भी सपोर्ट मिले, लेकिन जो बड़ी ताकत है उसको झेल पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है। और अब ये डर सिर्फ पंकज इस बात का सिर्फ होता है, यूक्रेन तक ही डर नहीं रहा, ये डर फैल गया है, और ये डर फैल करके यूरोपियन कंट्री में घुस गया है। सारे बेचैन है, अभी जितनी भी कंट्रीज वहाँ पर यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन, जर्मनी, सारे बेचैन है। उनको लग रहा है कि अब रशिया जो है अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, छोड़ेगा नहीं। और जो पहले से डर था, ये एक्चुअली जब ये लड़ाई चल रही थी जो रूस और यूक्रेन के बीच में, तो यूरोपियन कंट्री को पहले से आशंका थी कि रशिया यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा, अगर यूक्रेन आगे बढ़ेगा। इसी वजह से सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो दांव भी फेल होता नजर आ रहा है, और रशिया अब दिख नहीं रहा है, किसी को रोके नहीं रुक रहा है। और बड़ा इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का तो समझ में नहीं आ रहा कि खेल क्या है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने कैमरे पे उन्होंने जिस तरह से जेलेंस्की को फटकारा और जिस तरह से कही बेइज्जती किया,
और उसके बाद पीछे से सपोर्ट भी करें। समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, देखिए एक तरफ बातचीत चल रही है तुर्की में, दोनों तरफ का डेलीगेशन, युद्धबंदियों की अदला बदली होगी, जो घायल हैं उनको उनके देश के उनको सौंपे जाएंगे, इनके देश के इनके सौंपे जाएंगे, ये तो हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक तरफ तो ये समझौते की बात हो रही है, दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूक्रेन ने रूस का वो जो साइबेरियन इलाका है वहाँ पर ड्रोन से भी अटैक किए हैं। तो बातचीत और युद्ध दोनों एक साथ कैसे चल सकते? पंकज, यही बात मैंने शुरू में बताई थी कि दोनों बार जब बातचीत की, जब टेबल पर बैठे, उसके नेक्स्ट डे में ही यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया, अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। तो यूक्रेन भी दिखा रहा है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूक्रेन ने की बहुत 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे थे। देखिए 1.5 साल से प्लानिंग, जासूस किस तरह से वो नेटवर्क फैलाया और फिर वहां रहते हुए वो पूरी व्यू रचना की और वो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की। और फिर आप समझिए किस तरह से, एक तो देखिए आसानी है ना कि भाषा एक जैसी है और दिखने में एक जैसे हैं। एक ही कंट्री अभी मैं आपको बताऊं, आप कजाकिस्तान जाइए, किर्गिस्तान जाइए, वो जितना भी रशिया से छिटका हुआ इलाका है, आप सेंट्रल एशिया जिसको आप कहते हैं, वो आप बता ही नहीं सकते, वो सारे रशियन भाषा जानते हैं, दिखते एक जैसे हैं, तो वो एक एडवांटेज रहता है। तो वही सोवियत संघ के पार्ट थे, आज अलग हैं। लड़ाई इस लेवल की हो रही है कि अब ये जो लड़ाई है बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे जा रही है। और सबसे बड़ा बात है कि अब इसमें सबसे प्रॉब्लम इसमें होगी कि देखिए भारत भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ एक तरह की लड़ाई में उलझा हुआ है। चीन का भी वहां पर कुछ अलग ही चल रहा है कि चीन भी चाहता है कि चीन की तो देखिए विस्तारवादी नीति है और नेपाल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश पाकिस्तान तो ले लिया है। पाकिस्तान में तो हर चीज चीन की तरफ से हो रही है और चीन पाकिस्तान भुलेखे में है कहीं ना कहीं। वो चीन को अगर मूर्ख समझ रहा है या वो लग रहा है कि काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड चीन की तरफ से, तो बहुत बड़ा बेवकूफ। बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश में किसे गिफ्ट करा है, बांग्लादेश हमारी वजह से बना और अब वो हमें आंखें दिखा रहा है। और नेपाल भी फॉर दैट मैटर, नेपाल का जो पूरा कहते हैं ना पुनर्निर्माण एक तरह से हुआ है, वो नेपाल को खड़ा करा ही भारत ने। मुझे लगता है भूटान तक वो पहुंच रहा है कहीं ना कहीं चीन। तो इधर चीन चुपके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तमाम देशों पे कर रहा है। उधर रशिया अग्रेसिव हो रखा है, उधर इजराइल हमास का युद्ध ईरान तक पहुंच रहा है, उसकी आग ईरान तक पहुंची, ईरान भी तैयारी में लगा हुआ है, अमेरिका मजे। अब ये सब इतना इसका गडम गडी जो कहते हैं ना कि सारा मिक्स हो गया है कि अब कौन किसको बचाएगा, कौन किस पे अटैक करे, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका कल तक भारत का दोस्त दिखता था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकदम से अलग ही रूप में अमेरिका का दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जितनी तरह की बातें होती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप तो आप देखिए जिस तरह का वो काम करे, वो भैया बिजनेसमैन है, वो हथियार जितने ज्यादा युद्ध होते रहेंगे उतने हथियार बिकते रहेंगे। उन्होंने तो दावा किया था और वादा किया था कि युद्ध खत्म करा देंगे, लेकिन उनके आने के बाद और युद्ध का जो लेवल है और बड़ा हो गया है। चाइना और अमेरिका तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको लगता है कि हमसे हथियार खरीदेगा पाकिस्तान, हमसे लेगा हथियार। अब देखिए ना तुर्की, अब जो जहाज आया था कराची में, वो जहाज सारे ड्रोन्स लेके आया था, वो हजार रुपए के ड्रोन्स थे जो उन्होंने उड़ाए और हमने उनको तुरंत बर्बाद किया। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि वो जो अनरेस्ट है, उस अनरेस्ट में बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है वो अमेरिका मुझे लगता है। और चाइना तो देखिए उसका तो कहते हैं ना कि वो पीठ पे छुरा भोंकता है, वो तो वैसी कंट्री है। लेकिन ये मजे तो ले रहे हैं, लेकिन जब ये एक्चुअल में जब थर्ड वर्ल्ड वॉर अपना रूप ले लेगा और लड़ाई जब होगी और गहरी लड़ाई होगी, तो इसमें सबको इसमें भुगतान करना पड़ेगा। इसमें ना अमेरिका बचेगा, न इसमें चीन बचेगा और ना बाकी जो नेटो कंट्री वो भी नहीं बचेंगे। यूक्रेन तो अपनी बर्बादी की, वो तो यूएन जैसी संस्था जो है मुझे लगता है वो क्या कर रही है, पता नहीं, चुपचाप बैठे हैं। वो तो नल एंड वॉइड ऐसे लग रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है आज की तारीख में, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है अमेरिका ने ही बनाया उसको और अमेरिका ने खत्म भी कर दिया उसको। एंड ट्रम्प सेज दैट पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर माय फ्रेंड्स। सो इसको किस तरह से लें, है ना। तो ये जो स्थिति है बिल्कुल विपरीत स्थिति बनी हुई है मुझे लगता है कि जो एक टेबल पे बैठ के बातचीत दो देशों के बीच में होती है, दूसरी तरफ वो बम बरसाते हैं, मिसाइलें बरसाते हैं। तो ये किस ओर जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वही है कि रोज ये जो रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है, दो कन्फ्लिक्ट है, वो डिफरेंट लेवल पे जा रहा है और खतरा भी बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया पर इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। तो हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू।